Distribution of ocean and continent. The position of continent and ocean bodies as we see them in the map have not been the same in the past. Moreover, it is now a well accepted fact that oceans and continents will not continue to enjoy their present positions in times to come. If this is so, the question arises, what were their positions in the past? Why and how do they change their positions? Even if it is true that the continents and oceans have changed and are changing their positions, you may wonder as to how scientists know this, how they have determined their earlier positions. We will discuss these questions in this chapter. महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र में दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। यदि यह सच है कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इस महाद्वीप और महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वेगनर। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। एब्राहम ऑर्टेलियस, ए डच मैप मेकर in 1596, proposed such a possibility. 1596 में मानचित्रवेत्ता एब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी drew a map showing the three continents together. एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। But it was Alfred Wegener, a German meteorologist, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory in 1912. This was regarding the distribution of oceans and continents. जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागर के वितरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे और यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले एक बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लारेशिया, जिसे यूरेशिया
लारेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में उन्होंने निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किए। According to Wagner, all the continents form a single continent mass and mega ocean surrounded the same. The supercontinent was named Pangaea, which means all earth, and mega ocean was called Panthalassa, meaning all water. He argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea began to split. First, broke into two large continental masses as Laurasia, which was also known as Angara Land, and Gondwana Land, forming the northern and southern continent respectively. Subsequently, Laurasia and Gondwana Land continue to break into various smaller continents that existed today. A variety of evidence was offered in support of the continental drift. The first evidence of continental drift theory was the matching of continent jigsaw fit. The lines of Africa and South America facing each other have a remarkable and unmistakable match. Ballard in 1964 presented a computer program which showed the Atlantic margins was the best fit. The match was tried at 1000 fathom instead of the present coastline. महाद्वीपों में साम्य। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखा में अद्भुत एवं त्रुटि रहित समानता है। 1964 में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तट रेखा की अपेक्षा 1000 फैथम की गहराई की तट रेखा पर की गई थी। सेकेंड एविडेंस, रॉक ऑफ द सेम एज across the ocean. The radiometric dating method developed in the recent period have facilitated correlating the rock formation from different continents across the vast ocean. The belt of ancient rocks of 2000 million years ago from Brazil coast matches with those of the Western Africa. The earliest marine deposits along the coastline of South America and Africa are of the Jurassic age. This suggests that the ocean did not exist prior to that time. महासागरों के पार की चट्टानों की आय में समानता आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से पार महाद्वीप की चट्टानों के निर्माण के समय में सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तक और पश्चिमी अफ्रीका के तट तक मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ
पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरैसिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागरों की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। थर्ड, टिलेट। It is the sedimentary rocks formed out of deposition of glaciers. This rocks is found in 6 different land masses of the southern hemisphere, which were earlier the part of Gondwana. These were in Africa, Falkland Island, Madagascar, Antarctica, Australia, besides India. टिलाइट, यह अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के क्षेत्रों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में टिलाइट के जो विस्तृत एवं लंबे समय तक हिम आवरण या हिमालयन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। The placer deposits. The occurrence of rich placer deposits of gold in Ghana coast and the absolute absence of source rock in the region is an amazing fact. The gold-bearing veins are in Brazil, and it is obvious that gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau, as two continents lay side by side. प्रेशर निक्षेप। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति एवं उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त शिलाएँ ब्राज़ील में पाई जाती हैं, अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब यह दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। When identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water are found on either side of the marine barriers, a problem arises regarding accounting for such distribution. The observation that lemurs occur in India, Madagascar and Africa led to some consider a contiguous land masses, Lemuria, linking these three land masses. Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water. The skeleton of these are found only in two localities of the southern Cape province of South Africa and Iravur formations of Brazil. The two localities presently are 4,800 km apart with an ocean in between them. जीवाश्मों का वितरण। यदि समुद्री अवरोधकों के दोनों विपरीत किनारों पर जल एवं स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं, तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक प्रेक्षण में लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं।
कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल भूखंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील के इरावर शैल समूहों में ही मिलते हैं। दोनों यह आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। Force for drifting. Wegener suggested that the movement responsible for the drifting of the continent was caused by pole fleeing force and the tidal force. The pole fleeing force relates to the rotation of the earth. The earth is not a perfect sphere. It has a bulge at the equator. This bulge is due to the rotation of the earth. The second force that was suggested by Wegener, the tidal force, is due to the attraction of the moon and the sun that develops tides in oceanic water. Wegener believed that these forces would become effective when applied over many million years. However, most of the scholars considered these forces to be totally inadequate. प्रवास संबंधी बल। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल तथा ज्वारीय बल। ध्रुवीय बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह वार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, टाइडल फोर्स, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। इससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान यह बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं।